हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति के एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है 6.1 कि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है हमको। अब तो अब सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, ये हमको बताना है। तो पहला बोल रहा है ये कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान में देनी है कि W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अब ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये cos थीटा के ऊपर निर्भर रहेगा कि cos थीटा का मान अगर धनात्मक होगा तो कार्य का चिन्ह भी धनात्मक होगा, cos थीटा ऋणात्मक होगा तो कार्य भी ऋणात्मक होगा। तो पहला वाला केस देखो कि कुएं में से, ये कुआं है और वहां से एक बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है ऐसे। तो अब ये ऊपर की तरफ आ रही है, को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। तो रस्सी क्या कर रही है, इसको बल कहाँ लगा रही है, ऊपर की तरफ, और ये विस्थापन भी कहाँ हो रहा है इसका, ऊपर की तरफ। दोनों ऊपर की तरफ हैं, S भी ऊपर की तरफ, F भी ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0 हो गया। तो cos 0 क्या होता है, तो cos 0 तो क्या होता है, 1 होता है, यानी धनात्मक होता है। तो W बराबर क्या आ गया, FS यानी धनात्मक। तो पहले वाले में क्या आ गया, धनात्मक। अब उपर्युक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल मतलब अब इस बाल्टी को ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है, mg, यानी कि F क्या हो गया, नीचे की तरफ। बाल्टी जा कहाँ रही है, जा तो ऊपर रही है ना। तो विस्थापन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 180 का, और cos 180 क्या होता है, -1। तो कार्य क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, -FS। किसके लिए, गुरुत्वीय त्वरण के लिए, इसको G लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में। किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो अब जैसे कोई एक तल है ऐसे, और यहाँ पर एक कोई वस्तु फिसल रही है इस तरफ। तो अगर ये इस तरफ फिसल रही है तो घर्षण बल किधर लग रहा होगा, इस तरफ को लग रहा होगा बल, और ये जा कहाँ रही है, इधर जा रही है। विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, घर्षण बल इधर लग रहा है। तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 180। तो cos 180 -1, और फिर से कार्य क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा। किसी खुरदुरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। तो अब जैसे यही तल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये वस्तु है और ये आगे की तरफ जा रही है, तो कोई ना कोई बल इस पे लग रहा होगा यहाँ से, तभी ये आगे जा रही होगी, है ना। तो आगे जा रही है तो विस्थापन भी इसी दिशा में है, बल भी इसी दिशा में है। तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हुआ, 1 हुआ, तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि जिस बल लगा के इसको आगे धकेल रहे हैं उसके द्वारा तो धनात्मक, पर जो घर्षण लग रहा है उसके द्वारा ऋणात्मक, क्योंकि घर्षण इस दिशा में लग रहा है, वस्तु जा आगे रही है। किसी दोलायमान लोलक को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें भी जैसे ये लोलक है तो ये इस दिशा में आ रहा है, और वायु का घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसके विरुद्ध दिशा में लगेगा। तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे सब के लिए, ठीक है। तो सब में थीटा निर्धारित करना है, धनात्मक मतलब 0 है कि 180 डिग्री है। 0 है तो धनात्मक, क्योंकि cos 0 धन होता है, +1 होता है, और 180 है तो cos 180 -1 होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सबके लिए इस तरह से हम लोग निर्धारित कर लेंगे। अगला सवाल, अगला प्रश्न है कि 2 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो आरंभ में विरामावस्था में है, ठीक है। तो एक कोई वस्तु हमने जैसे यहाँ पर बनाई,
तो ये आरंभ में क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, अब इस पर हमने 7 न्यूटन के क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। तो यहां से हमने इस पर क्या लगाया, एक बल लगाया, कितना, 7 न्यूटन का। ठीक, तो 7 न्यूटन का इस पर बल लगाया हमने इस दिशा में। अब मेज का घर्षण गुणांक है, इसका कुछ घर्षण होगा, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसका विपरीत दिशा में लगेगा, इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा सतह की तरफ से। तो घर्षण गुणांक दे रखा है तो हम घर्षण बल निकाल सकते हैं। कैसे, तो F घर्षण के लिए, ठीक है, F फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू। अब ये गतिज अवस्था में है क्योंकि गतिज घर्षण दिया है, तो म्यू के R के बराबर होगा। अब इसका द्रव्यमान हमको दे रखा है m, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा mg, तो टेबल इस पे रिएक्शन लगाएगा उतना ही mg के बराबर। तो घर्षण बल कितना आ जाएगा, म्यू के mg के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम 7 न्यूटन लगा रहे हैं, तो यहां से ये म्यू के mg के बराबर बल लगा रहा है। तो इस पर परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल यानी किस बल से ये आगे जाएगा, तो ये 7 न्यूटन इस दिशा में है, ये इस दिशा में है घर्षण वाला। तो परिणामी बल अगर F डैश उसको बोले तो ये F माइनस F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से घर्षण वाला माइनस हो जाएगा। तो इस परिणामी बल से ये आगे जा रही है। तो इसका त्वरण कितना होगा फिर, तो त्वरण A बराबर क्या होगा, F बटे में M। F कौन सा, F डैश परिणामी वाला। तो ये हम इसका त्वरण निकालेंगे। अब हमको त्वरण मिल गया है, तो हमको क्या करना है अब, कि लगाए गए बल द्वारा, यानी लगाया गया बल कौन सा है, 7 न्यूटन का, 10 सेकंड में कितना कार्य हुआ। तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, Fs cos थीटा। ये इसी दिशा में है, बल भी इसी दिशा में है, ये विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है आगे, तो cos 0 हो जाएगा, ये Fs बचेगा। ठीक है, बल तो हमको पता है कितना है, 7 न्यूटन, पर विस्थापन नहीं पता है। विस्थापन यानी कि ये वस्तु 10 सेकंड में कितनी दूर गई, तो वो कहाँ से हम लोग निकालेंगे। एक तो त्वरित गति है, तो हम निकालेंगे S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से S निकालेंगे। u 0 है, हाफ a हमने निकाल रखा है यहाँ से F डैश अपॉन m से, और t यानी कि 10 सेकंड S मिल जाएगा। F इंटू एस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 10 सेकंड में कितना कार्य हुआ है लगाए गए बल द्वारा। तो देखो उसको हम लोग निकालते हैं ऐसे। तो ये लगाया गया बल तो हमको पता है, आरोपित वाला F 7 न्यूटन है। अब घर्षण गुणांक दे रखा है तो घर्षण बल निकाल लो, म्यू के R, तो R की जगह क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, mg के बराबर है। तो घर्षण बल आ गया 1.96 न्यूटन। अब परिणामी बल कि इस पर कितना परिणामी बल लग रहा है, यानी कि F डैश। तो ये जो आरोपित बल है F, उसमें से घर्षण बल को माइनस कर देंगे, तभी तो मिलेगा परिणामी, क्योंकि ये इस दिशा में, ये इस दिशा में है। तो परिणामी क्या होगा, इस दिशा में होगा, कितना, 7 माइनस 1.96 5.04 न्यूटन के बराबर। और घर्षण वाला जो बल है और आरोपित बल है उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अब इस पर कुछ बल लग रहा है और ये क्या है, एक द्रव्यमान है, तो इसके पास त्वरण होगा। तो त्वरण कितना होगा, यानी ये त्वरित गति होगी, F अपॉन m से त्वरण निकाल लेंगे, ये एक समान त्वरण। अब वही कि 10 सेकंड में कितना विस्थापन होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, 10 सेकंड में ये जो आरोपित बल है इसके द्वारा कार्य निकालना है। तो S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ये u 0 है, t 10 है, हाफ a निकाल रखा है यहाँ से 2.52 और 10 सेकंड, तो ये 126 मीटर आ गया। तो 126 मीटर दूर गई। तो अब 126 मीटर दूर गई है तो हमको पता है कि W बराबर है Fs cos थीटा। तो F है 7 न्यूटन, S आ गया 126, और cos थीटा यानी 0 डिग्री है, तो 7 गुणा 126 आ जाएगा, cos 0 यानी 1 हो गया। तो ये कार्य आ जाएगा किसके द्वारा, आरोपित बल के द्वारा। दूसरा बोल रहा है ये घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो देखो 126 मीटर यानी 10 सेकंड में 126 मीटर गया है आगे,
उस दौरान घर्षण बल पूरी पूरी प्रक्रिया में घर्षण बल लगा है, उल्टा लगा है पर उसके, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा 7 गुणा 126 ही होगा। पर यहाँ पे 1 की जगह क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि कोण कितना हो गया अब, ऋण हो गया, यानी कि घर्षण बल इस तरफ है और वस्तु यहाँ जा रही है, तो ये कोण कितना हो गया 180 डिग्री। तो इतना ही आएगा पर उसका उल्टा आएगा। सॉरी घर्षण बल का मान अलग है ना, यहाँ पे तो 7 थोड़ी है उसका घर्षण बल। घर्षण बल तो कितना है, ये है आपका 1.96 है ना, इसकी जगह 1.96 आएगा, -1.96 गुणा और कितना 126, इतना आएगा घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, माइनस में होगा है ना, क्योंकि बल अलग है ना दोनों का, इसलिए। अब हम दूसरा करते हैं। सी बोल रहा है कि वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य, कुल बल कितना है, परिणामी बल, यानी कि ये F माइनस F स्मॉल f वाला, तो वो कितना आया था हमारा, देखो ये वाला 5.04 न्यूटन। तो यहाँ पे F की जगह क्या आ जाएगा 5.04 और विस्थापन तो वही है 126। तो अब ये भी क्या है, धनात्मक रहेगा, क्योंकि जो परिणामी बल है वो भी इसी दिशा में है जिस दिशा में वस्तु जा रही है। तो हम उसको इस तरह से लिख लेंगे, पहले आरोपित बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य 7 गुणा 126 धनात्मक होगा 882 जूल। घर्षण बल द्वारा, यानी कि घर्षण बल यहाँ पे 1.96 और 126 तो ऋणात्मक में आएगा, ये 246.9। परिणामी बल कितना है 5.04 और विस्थापन तो वही है और दोनों एक ही दिशा में है तो प्लस में। अब अगली चीज ये पूछ रहा है वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा है, तो जितना कार्य हुआ है परिणामी बल के द्वारा, ठीक है, परिणामी बल के द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य। तो किया गया कार्य किसका किया गया कार्य, परिणामी का। ये कितना है 635.04 जूल, और यही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल है अब कि यहाँ पर कुछ विमीय स्थितिज ऊर्जा फलकों के उदाहरण दे रखे हैं कि कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है, यानी कि ये जो क्रॉस कर रखा है ना, ये कुल ऊर्जा बता रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र हमको बताने हैं, यदि कोई है तो, जिसमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित करनी है और कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचना है जिसके लिए ये स्थिति ऊर्जा आकृतियां प्रासंगिक हैं। तो पहले चीज कि कुल ऊर्जा यानी कि E बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा E माइनस पी। तो एक चीज, ये जो गतिज ऊर्जा है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। मास ऋणात्मक नहीं होगा, v अगर ऋणात्मक है भी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा धनात्मक, तो ये हमेशा धनात्मक होता है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा कि ये स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होगी, पर ज्यादा कभी नहीं होगी है। ये दो चीजें याद रखनी है। तो अब पहले वाला चित्र देखो, इसमें ये 0 है, 0 से a तक स्थितिज ऊर्जा क्या है 0 है। तो स्थितिज ऊर्जा 0 है तो कुल ऊर्जा भी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ये चीज पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है यहाँ पर। पर हमको यहाँ पर क्या दे रखा है इसने कि कुल ऊर्जा कितनी है, ये है, यहाँ पर है ये कुल ऊर्जा, है ना। और स्थितिज ऊर्जा कहाँ है, ये रही स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है, तो अब तो ये कुल ऊर्जा है 0 से a तक, ये वाली,
ये लाइन जो डॉटेड दिख रही है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, एक समझ जाओगे तो बाकी सब आ जाएंगे। और ये वाली जो है ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पे शून्य है। देखो ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बता रहा है हमको, ये है ना स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है, और कुल ऊर्जा ये है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे नहीं दे रखी है, गतिज ऊर्जा हम यहाँ से निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस PE। तो अब जब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ये वाला शून्य है, तो कुल ऊर्जा ही क्या होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा तो शून्य है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये चीज पॉसिबल है, ये हो सकता है 0 से A तक। अब A से आगे ये X वाली जो लाइन है, X जब A से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये जो V0 बता रहा है ये स्थितिज ऊर्जा है ये, और कुल ऊर्जा क्या है, कम है। तो अभी हमने पढ़ा कि कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा नहीं हो सकती है कभी भी, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ए से आगे वाला नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल है। सही बात। करना क्या है, ग्राफ को ध्यान से देखना है, ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा हमको बताता है ग्राफ, और कुल ऊर्जा के लिए ई बता रखा है। तो अगर हमको कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पता है तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है और ये कुल ऊर्जा है 0 से A तक, ये वाली, ठीक है। तो कुल ऊर्जा E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल 0 है तो कुल ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी ये धनात्मक है। सही है, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी धनात्मक ही होनी चाहिए। और न्यूनतम दूसरी चीज पूछा है इसने, न्यूनतम ऊर्जा निर्देशित करनी है। तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा जब ये गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जब शून्य होगी उस समय में कुल ऊर्जा न्यूनतम होगी, है ना। तो गतिज ऊर्जा को शून्य कर दो, ये जो गतिज ऊर्जा हमने निकाली ये शून्य कर देंगे तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। दूसरा है अब इसमें, तो दूसरे में क्या दिखा रहा है ये, तो दूसरे में ये कुल ऊर्जा है, ठीक है, ये कुल ऊर्जा का एक डॉट डॉट लाइन हम बना सकते हैं, ये कुल ऊर्जा है ये। अब देखो जब x इस साइड है, निगेटिव है, तो स्थितिज ऊर्जा ये रही, ब्लू वाली जो लाइन बता रही है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो अब देखो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, कुल ऊर्जा से ज़्यादा, ये भी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, कुल ऊर्जा से ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा। तो सब जगह हर एक केस में स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है कुल ऊर्जा से। तो इसीलिए कुछ भी यहाँ पर कहीं पर भी कण का होना संभव नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक। तीसरा वाला देखो कि यहाँ पर ये रही आपकी कुल ऊर्जा, ठीक है, ये कुल ऊर्जा है। पहला वाला केस देखो, इस तरफ वाला, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज़्यादा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर 0 से A के बीच में, यहाँ पर भी ये स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब 0 से A भी पॉसिबल नहीं है, A से B पर, तो A से B पर क्या है, ये कुल ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, और कुल ऊर्जा जो है वो धनात्मक में है। तो कुल ऊर्जा धनात्मक में है, तो इसमें हम जब 0 से A तक तो कण नहीं हो सकता है और B से ऊपर भी नहीं हो सकता है ना। हमको वही बताना है जहाँ पर जो है हमारा कण नहीं हो सकता है, कि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है A से B के बीच में। ऐसे ही ये लास्ट वाले में यहाँ पर भी देखो कि ये कुल ऊर्जा है ना, ये कुल ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ कुल ऊर्जा से अधिक जा रही है। तो ये वाला पूरा पोर्शन है जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिक है कुल ऊर्जा से, तो यहाँ हमारा कण नहीं पाया जा सकता, यानी कि -b/2 से -a/2 के बीच।
और फिर यहाँ पर ये वाले पूरे पोर्शन में कहाँ a/2 से b/2 के बीच में कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गई है। तो स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से कभी अधिक नहीं हो सकती है। तो हमको यही बताना है कि जहाँ पर वो नहीं पाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग ABC के लिए लिख लेंगे कि कहाँ पर वो कण पाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं पाया जा सकता है, और उसी प्रकार से ये D के लिए भी। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। चौथा प्रश्न है, सरल आवर्त गति यानी कि रेखीय सरल आवर्त गति कर रहा है कोई कण, उसकी स्थितिज ऊर्जा का फलन दे रखा है Vx बराबर kx²/2, जहाँ k दोलन का बल नियतांक है, k का मान दे रखा है 0.5। तो अब इसका एक हमको ग्राफ भी बताया गया है, ठीक है, ये सरल आवर्त गति का। तो इसका मतलब है कि कोई एक कण है, ये इसकी मध्य स्थिति है, ये यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वापस यहाँ आता है और फिर ये वापस इधर आता है और फिर इधर जाता है, यानी कि ये एक सरल आवर्त गति कर रहा है, ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है। तो अब जब ये दोलन कर रहा है तो इस दौरान इस कण की कुल ऊर्जा 1 जूल है। तो अब यह हमको बताना है कि यह x बराबर ±2 मीटर जाता है, यानी कि ये इधर 2 मीटर जाता है और वापस यहाँ आता है 2 मीटर अधिकतम, ये -2 ये +2, ऐसा हमको बताना है, ठीक है। तो अब जब भी कोई दोलन गति हो रही है तो कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इसके बराबर होती है। तो जब कण अपनी मध्य स्थिति से इसके अधिकतम महत्तम स्थिति पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर ये रुक जाएगा, फिर वापस आना शुरू करेगा, तो यहां पर वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। उस टाइम पे सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ये अधिकतम होगी, मैक्सिमम, और इसके बाद ही वापस आ जाएगा। तो हम ये वाली स्थिति लेते हैं, ये वाली महत्तम वाली। तो महत्तम वाली में कुल ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा तो क्या है, कुल ऊर्जा हमेशा इसकी क्या होती है, नियत रहती है, ये ध्यान देना है ना, ये आपने पढ़ा है लोलक के लिए। यहां जाएगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई है, तो सिर्फ कौन सी बची इसके पास, स्थितिज ऊर्जा। फिर धीरे धीरे यहाँ आएगा वापस मध्य स्थिति में, तो यहाँ पर क्या अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 0, यानी कि पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। सिम लोलक के लिए ऐसा करते हैं ना, जब ये लोलक ये लोलक यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पर पहुँचता है तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, वेग रुक जाता है, फिर ये वापस आता है, और यहाँ पहुँचता है तो वेग अधिकतम होता है उस टाइम पे, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई और ये ऊंचाई न्यूनतम हो गई, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो आप कुल ऊर्जा निकालोगे इस पॉइंट पे अलग अलग पे, वो क्या होती है, नियत होती है हमेशा, है ना। तो अब इस बिंदु की बात करूं तो यहां पर ये गतिज ऊर्जा हो गई 0, ये E है 1 और ये स्थितिज ऊर्जा ये दे रखा है kx²/2। तो k का मान तुमको दे रखा है और ये 1 हो गया, तो x निकाल लो। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो ये 1 बराबर 1/2 kx² है, ये 0 हो गया, तो k का मान रख दिया 0.5, तो x², तो x² बराबर 2/0.5 यानी कि 4। तो x² बराबर 4, तो x बराबर ±2 मीटर। तो ये 2 मीटर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 2 मीटर इधर जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना है। अगला सवाल, अब 5वां क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित का उत्तर हमको देना है। तो पहला बोल रहा है कि इसमें किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। ठीक है, रॉकेट जा रहा है, उसका उड़ान के दौरान क्या होता है, घर्षण के कारण उसका बाहरी जो कवर होता है वो जल जाता है। तो जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण। तो जो जलने के लिए जो ऊर्जा आई ना, तो जला कौन, रॉकेट जला। तो रॉकेट जला तो उसका द्रव्यमान कम हुआ, तो वहां से ऊर्जा आई। ठीक है, ऊर्जा वहां से ली गई, न कि वातावरण से। घर्षण वातावरण की वजह से हुआ है,
पर जला कौन है? बी है अब इसका। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो धूमकेतु आपको पता है, 10वीं में पढ़ के आए होंगे। तो ये सूर्य है और इसके चारों तरफ धूमकेतु बहुत लंबी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हर एक बिंदु पर जो बल लगता है, गुरुत्वीय बल लग रहा है धूमकेतु पर सूर्य के द्वारा, वो लंबवत नहीं होता है। ठीक है, जनरली लंबवत होता है तो cos 90 हो जाता है, तो कार्य कितना होता है? 0 होता है। तो फिर भी लंबवत नहीं है, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा यानी कि पूरा चक्कर वो लगाए तो उसके लिए जो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है वो 0 होता है। क्यों? तो गुरुत्वीय, इसका उत्तर है गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल है तो यहाँ पर धूमकेतु ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर मानो सूर्य है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। तो विस्थापन 0 हो गया तो बल गुणा विस्थापन, कार्य 0। ठीक है, संरक्षी बल है इसकी वजह से। सी बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वातावरण में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में वृद्धि होती है। तो ये बोल रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह है ना, और वो ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये कृत्रिम उपग्रह है कोई, मान लो यहाँ पर। तो अब जब ये पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है तो इसके पास कुछ स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, पर कुल ऊर्जा क्या होगी? हमेशा नियत रहती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कुल ऊर्जा तो नियत रहती है हमेशा। तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी धीरे धीरे, जैसे जैसे ये पृथ्वी के पास आएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो द्रव्यमान तो नहीं बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा? v बढ़ जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा जैसे जैसे वो धरती के पास आ रहा है, पृथ्वी के समीप आ रहा है, तो चाल में लगातार वृद्धि होती है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। अगला बोल रहा है ये आखिरी कि यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं। यह एक इंसान है, ये अपने हाथ पे एक 15 किलो का द्रव्यमान लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाता है ये? 2 मीटर तक जाता है आगे। और दूसरा यहाँ पर, अब इसके हाथ में नहीं है अभी, इसने एक रस्सी से यहाँ पे घिरनी लगा के यहाँ पर लटका के रखा है इसको, 15 किलो द्रव्यमान। अब ये आगे जाता है 2 मीटर। तो किस में कार्य अधिक हुआ हमको ये बताना है। तो पहले वाले में देखो कि बल कहाँ पर लगा रहा है ये इंसान, इस पर बल किधर लगा रहा है। अब ये जो द्रव्यमान है ये नीचे गिरना चाहता है, तो इंसान ने इसको ऊपर की तरफ बल लगा के रखा है, रिएक्शन फोर्स। और जा कहाँ रहा है? ये आगे जा रहा है। तो विस्थापन इधर हो रहा है, बल ऊपर की तरफ लगा रखा है, तो कोण कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो कार्य कितना हुआ? 0। इस स्थिति में बल, रस्सी का बल ये ऊपर की तरफ, विस्थापन ऊपर की तरफ 2 मीटर। तो बल भी उसी दिशा में, विस्थापन भी उसी दिशा में। कार्य कितना होता है? Fs cos थीटा, यानी cos 0 हो जाएगा, बल कितना होगा? F गुणा S। तो जितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है? 15। ये नीचे की तरफ कितना है? mg। तो ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाएगा mg, और विस्थापन हमको पता है तो हम निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 15 Fs cos थीटा, mg हो गया ये, m यानी कि 15 किलो का है वो, और g कितना है? 9.8, और 2 मीटर गया। तो इसको गुणा कर दे, 294 जूल। तो दूसरे वाले में कार्य अधिक होगा, पहले वाले में तो 0 है। अगला सवाल, अब अगला प्रश्न है कि सही विकल्प को रेखांकित करना है
तो पहला है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है कि बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है। संरक्षी बल, तो संरक्षी बल में मैं गुरुत्वाकर्षण बल का जैसे आपको उदाहरण दूं तो ये जैसे एक पृथ्वी है और यहाँ से ये किसी द्रव्यमान को अपनी तरफ खींच रही है। कितना बल लगा रही है ये mg की, ये m, ये ऊंचाई है अभी h, ठीक है। तो अब इस पर यह धनात्मक कार्य हुआ, ऐसा कब माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कब माना जाएगा कि धनात्मक कार्य हुआ, जब बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा दोनों एक होगी। यानी कि जब ये वस्तु नीचे को आए तब माना जाएगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह कैसा कार्य कर रहा है, धनात्मक कार्य कर रहा है। तो अब देखो, अगर ये वस्तु नीचे आएगी, धीरे धीरे ये नीचे आ रही है, किसकी वजह से, ये संरक्षी बल गुरुत्वाकर्षण बल F की वजह से, mg की वजह से। तो अगर ये नीचे को आएगी तो ये ऊंचाई कम होती जाएगी, तो ऊंचाई कम होती जाएगी तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का बढ़ेगी, घटेगी या परिवर्तित रहेगी, तो घट जाएगी। तो ये उसका उत्तर हुआ। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण हमेशा उसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा का क्षय होता है। तो घर्षण की वजह से, जैसे ये कोई वस्तु है और ये यहाँ पर जा रही है, तो घर्षण की वजह से क्या कम होगा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो घर्षण की वजह से हमेशा इसका वेग कम होता है, तो वेग कम होगा तो हाफ mv² कम हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। अब संवेग परिवर्तन किसकी वजह से होता है, बाह्य बल या आंतरिक बल। तो अगर देखो कोई निकाय है, इसके अंदर आंतरिक बल भले ही जितने मर्जी लग रहे हो, तो इसका संवेग परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक इस पर कोई परिणामी बाह्य बल ना लगे। तो परिणामी बाह्य बल लगेगा तभी इसमें संवेग परिवर्तन होगा। तो इसीलिए ये बाह्य बल के अनुक्रमाती होगा। किन्हीं दो पिंडों की अप्रत्यास्थ संघट में वे राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती हैं, अप्रत्यास्थ संघट है। तो हमको पता है जब अप्रत्यास्थ संघट होगा तो गतिज ऊर्जा बदल जाती है, तो कुल रेखी संवेग और कुल ऊर्जा नहीं बदलेगी, है ना। तो ये दोनों नहीं बदलेंगी और ये गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे सभी के लिए। अगला सवाल देखेंगे अब सातवां सवाल है। अब हमको सत्य या असत्य बताना है। तो पहला है, किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो पहला है असत्य है, ठीक है। पहला क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, प्रत्येक पिंड का नहीं होता है, निकाय का कुल संवेग और निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, प्रत्येक पिंड की नहीं। दूसरा, किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, बी वाला भी। क्यों, क्योंकि कोई बाह्य बल है तो वह उसकी कुल ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है, आंतरिक नहीं करेगा, बाह्य वाला परिवर्तन कर सकता है। सी, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये भी असत्य है। यह तभी शून्य होगा जब बल कैसा हो, संरक्षी हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल है, इसके द्वारा पूरे लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। जैसे घर्षण बल है या संरक्षी है, इसके द्वारा शून्य नहीं होता है। डी, किसी अप्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। यह सही है, डी वाला, ठीक है, सत्य है। क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है कि जब वो टकराने से पहले जो गतिज ऊर्जा होती है
बाद वाली गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि कुछ गतिज ऊर्जा का व्यय जो है दूसरी ऊर्जाओं में वो रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि ध्वनि ऊर्जा या तो ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको इनका कारण लिखना है सबका अलग अलग, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला सवाल है आठवां सवाल है, अब निम्न का उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। किन्हीं दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट में क्या गेंदों के संघट की अल्प विधि जब वो टकरा रहे हैं, यानी कि जब वे संपर्क में होते हैं, तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब वो टकराती हैं ना, तो गेंद थोड़ा पिचक जाती हैं, मतलब थोड़ा सा उसका जो आकार होता है उसमें परिवर्तन आता है। तो आकार में परिवर्तन आएगा तो वह ऊर्जा कहाँ से आई? गतिज ऊर्जा में से आई। तो गतिज ऊर्जा का कुल भाग उसके आकार में जो विकृति पैदा होने में लग गया है। कब? जब वो अल्प अवधि है ना, अल्प अवधि की बात हो रही है, टक्कर से पहले और टक्कर से बाद की बात नहीं हो रही। जब वो टकरा रही हैं थोड़े से समय के लिए, उस समय के लिए वहां पर नहीं होगा। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में तो जो है गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है, टक्कर के समय में अल्प अवधि में नहीं होती है। दूसरा है, दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लघु अवधि में क्या कुल रेखी संवेग संरक्षित रहता है? तो हाँ, रेखी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, टक्कर के बाद भी और उस दौरान भी, अल्प अवधि में भी। सी बोल रहा है, किसी अप्रत्यास्थ संघट के लिए प्रश्न ए तथा बी के लिए आपके क्या उत्तर होंगे? अब ये दोनों में क्या है, ये प्रत्यास्थ की बात कर रहा था। अब अगर बोल रहा है कि ये अप्रत्यास्थ हो तो क्या होगा इसका आंसर और इसका आंसर? तो अप्रत्यास्थ संघट में तो क्या है कि गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं होती है, तो ये ना हो जाएगा, और संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, तो बी का आंसर हाँ होगा इसके लिए भी। अब यदि डी जो है, यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्र के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है, तो संघट प्रत्यास्थ होगा या अप्रत्यास्थ? तो संघट इसमें प्रत्यास्थ होगा यदि संघट के दौरान जो है संरक्षी बल कार्य करता हो। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, 4 के 4 का। अगला सवाल करते हैं अब नौवां क्वेश्चन है, कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से 1 विमी गति कर रहा है, तो इसको किसी t समय पर दी गई शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती है? तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो शक्ति के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अब उस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं कि यह किसके अनुक्रमानुपाती है। तो माना कि जैसे ये एक पिंड है, इस पर हम एक F बल लगा रहे हैं, ठीक है, ये m इसका द्रव्यमान है। तो अब क्या होगा, इस पर एक त्वरण लगेगा, ये F एक समान बल लगा रहे हैं, तो त्वरित गति कर रहा है ये। त्वरण कितना आ गया इसका? A बराबर F/m। अब हमको क्या निकालना है? शक्ति यानी पावर। तो पावर बराबर F इंटू V, V यानी कि वेग। कब वेग? t समय के बाद, है ना। तो t समय के बाद वेग कितना हो जाएगा? तो v इजिकल टू u प्लस at होता है। विरामावस्था से चला तो ये 0 हो जाएगा, तो v बराबर at। a कहाँ से निकलेगा? ये निकाल रखा है F/m, यहाँ पर रखेंगे और सारा मान यहाँ रखेंगे, f से गुणा करेंगे तो p मिल जाएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर त्वरण का मान हो गया F/m और v क्या हो गया, यहाँ पर v बराबर u प्लस at, तो u रखा 0, a की जगह F/m रखा, तो v बराबर F/m t हो गया। अब शक्ति क्या होती है? F इंटू वी, तो f की जगह तो f ही रहेगा और v की जगह F/m t रख देंगे। तो अब F²/m, F² और m तो क्या है? कांस्टेंट है, तो p सीधे क्या हो गया, ये समानुपाती हो गया t के। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। 10वां क्वेश्चन करते हैं अब। 10वां क्वेश्चन है कि एक पिंड अचर शक्ति से स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, तो इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमांती होगा किसके? t की घात 1/2, t की घात 1, t की घात 3/2 और t का स्क्वायर। तो हमको समीकरण निकालना पड़ेगा विस्थापन के लिए, तब हमको पता चलेगा।
तो देखो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, और कार्य किसके बराबर होता है? शक्ति गुणा समय। शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य क्या हो जाएगा? शक्ति गुणा समय। तो अब ये गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। ये किसके बराबर हो जाएगा? pt। तो यहां से v निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे? v। तो v कैसे निकलेगा? 2p यहां चला जाएगा, 2 यहां चला गया, 2p, m नीचे चला जाएगा और t इधर बचा। तो अब ये v² है, तो v होगा तो यहां पर स्क्वायर रूट कर देंगे, ये 1/2 हो गया, v मिल गया। चाहिए क्या? विस्थापन। विस्थापन वेग बराबर क्या होता है? dx बटे dt, विस्थापन बटे समय। तो dx क्या आ गया? v dt। अब हमको विस्थापन चाहिए, है ना? तो विस्थापन मतलब x। तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन। तो इंटीग्रेशन v dt। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा विस्थापन, और उसमें t की घात देख लेंगे कितना आ रहा है। तो करते हैं उसको। तो सबसे पहले v का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, √2p बटे m, t की घात 1/2, और v बराबर dx बटे dt। तो dx बराबर v dt। अब dx बराबर ये v का मान रख देंगे यहाँ से और dt। अब दोनों तरफ समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो dx का हो जाएगा x, √2p बटे m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t की घात 1/2, तो क्या हो जाता है? n+1 बटे में n+1। तो अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, और ऊपर भी 3/2, एक नीचे भी 3/2। तो ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 2/3, और t की घात आया 3/2। बाकी सारी चीजें तो क्या हैं? जो है अचर है। शक्ति अचर है यानी कि p अचर है, द्रव्यमान अचर है। तो विस्थापन t की घात 3/2 के समानुपाती हो गया है, यानी कि ये वाला आंसर हुआ। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न है, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के z(x) के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य है। यानी कि उस पर बल हम लोग लगाएंगे, ये i -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप पर जो पिंड है वह सिर्फ z दिशा में ही गति करेगा। अब यह z दिशा में कितना? 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना है? यानी कि Fs cos थीटा होता है ना, ये गुणा मतलब ये डॉट है, तो यानी कि F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा cos थीटा का। F कितना है? दे रखा है -i प्लस 2j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट। अब यह सिर्फ कहाँ जाएगा? z में जाएगा, 4 मीटर, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 4k, इतना मीटर, ये न्यूटन है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, सिर्फ कौन सा रहेगा? 4 × 12, बाकी 0 हो जाएंगे, यानी कि 12 जूल। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k क्या होता है? 1 होता है, तो k डॉट k 1 हो जाएगा, 4 × 12, और बाकी सारे शून्य। अगला सवाल अब इसमें 12वां क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को संसूचन होता है, जिसमें पहले कण की यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरे कण यानी कि प्रोटॉन की 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें कौन सा तीव्रगामी है, यानी कि किसका वेग अधिक है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? और दोनों की चालों का अनुपात भी हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो देखो करना कैसे है, तो सबसे पहले हमको गतिज ऊर्जा दे रखी है दोनों की,
तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी लिखो या के लिखो एक ही है, ये इलेक्ट्रॉन बराबर 1/2 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का वेग इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 किलो यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 1/2। और द्रव्यमान किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, कितना 9.11 गुणा 10⁻31 गुणा v इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो यहां पर से ये निकाल लेंगे, है ना, ये गुणा भाग करके। और यही सेम चीज किसके लिए करेंगे, फिर प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए करेंगे तो यहां पर प्रोटॉन की ऊर्जा रखेंगे 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 की जगह 100 आ जाएगा, तो किलो है तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही। और यहां पर जो ये द्रव्यमान है ये किसका रखेंगे, प्रोटॉन का, तो उसके लिए Vp निकालेंगे। तो फिर देखेंगे कि किसका ज्यादा आता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार से होगा ये, तो सब वही करना है, लास्ट में ये Ve आ जाएगा स्क्वायर रूट और इतना, और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो वेग आया इलेक्ट्रॉन का 5.93 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए उसकी ऊर्जा ये है, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो यहाँ से हम Vp निकालना है, अब हमको ये Vp निकाल लेंगे स्क्वायर रूट करके, तो ये आ गया 4.38 गुणा 10⁻6। तो बोलो किसकी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन से अधिक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गति प्रोटॉन से अधिक होगी। अब दोनों की चाल का अनुपात निकालना है, तो Ve/Vp, तो ये Ve का मान रखा, Vp का मान रखा, दोनों को काट पीट के 13.5 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, करना सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं अब हम। 13वां प्रश्न है कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद है, 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिर रही है। वह अपनी आरंभिक ऊंचाई से आधे हिस्से तक वायु के श्यान प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ गिरती है और अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है। उसके बाद एक समान चाल से गति करती है। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यदि बूंद की चाल पृथ्वी पर पहुंचने पर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर कुछ कुछ चीजें जो तुमको नहीं समझ में आ रही होगी इसमें, एक तो ये सीमांत चाल, उसके बारे में मैं बता दूं। पहले सीमांत चाल के बारे में हम लोग जो फिजिक्स का दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे कोई चीज गिर रही है नीचे पृथ्वी की तरफ, तो क्या होता है, ये जैसे एक वर्षा की बूंद है, तो ये जब जमीन की तरफ गिरती है, जैसे यहाँ पर जमीन है, तो ये जमीन की तरफ गिरती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका वेग बढ़ता जाता है। किसकी वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। अब ये कब होता है, जब यहाँ पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। जो भी हम लोग चर्चा करते हैं अभी तक, जो हमने पाठ में पढ़ा है गुरुत्व मुक्त गति, तो वो क्या होता है, उसमें हमने वायुमंडल को नहीं माना है, नगण्य माना है। तो अगर वायुमंडल होता है तो वायुमंडल में क्या होता है, घर्षण होता है ना, तो एक घर्षण का बल भी लगता है इसमें। तो क्या होता है कि धीरे 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 वेग इसका बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ये कहीं यहाँ पर पहुंचती है तो इसका वेग क्या हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद नीचे की तरफ लगने वाला बल mg और ऊपर की तरफ लगने वाला घर्षण बल किसका, इसका, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से अब इसमें परिणामी बल 0 हो गया, तो वेग नियत रहेगा, नहीं बदलेगा, तो ये एक ही वेग से नीचे की तरफ आती है। इसको बोलते हैं सीमांत चाल।
जिसके बाद फिर चाल नहीं बदलेगी। तो अब ये बोल रहा है कि यह 500 मीटर, यानी कि ये दूरी 500 मीटर दे रखी है, तो 500 मीटर ऊंचाई से ये बूंद नीचे गिर रही है। ठीक है, 500 मीटर ऊंचाई से बूंद नीचे गिर रही है और अपनी आधी आधी ऊंचाई तक जब पहुंचती है, ये यहाँ पर कहीं पर मान लो ये 250 मीटर तक, वहां तक तो क्या है, इसका वेग बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और उसके बाद फिर वेग क्या हो जाता है, इसका सीमांत होता है, जो फिर चाल नहीं बढ़ती है। और धरती पर ये पहुंच रही है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर अधिकतम चाल इसकी क्या होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद ये पूरा का पूरा इसने 10 मीटर प्रति सेकंड से ही पार किया है। और यहाँ से शुरू कहाँ से किया है, 0 से। यहाँ से 0 से बड़ा 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 यहाँ तक 10 हुआ, और 10 के बाद फिर 10 10 10 10 10 ही रहा, सीमांत आ गया फिर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये पहला हिस्सा है, तो पहले हिस्से में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य हो रहा है, ये एक निकालना है। और जो ये प्रतिरोधी बल है, यानी कि ये श्यान बल है, इसके द्वारा संपूर्ण, यानी कि ये पहले से अंत तक कितना कार्य हुआ वो निकालना है। तो पहले गुरुत्वीय की चर्चा करता हूं मैं। गुरुत्वीय बल का कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए cos थीटा 0 हो गया, वो नहीं लेना, cos 0 हो गया वो 1 हो जाएगा, उसकी बात नहीं। F क्या है, गुरुत्वीय बल, यानी कि mg। दूरी तो 250 मीटर है ही, वो हमको पता है। g हमको पता है, m द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? ये पानी की बूंद का। अब द्रव्यमान नहीं पता है, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? त्रिज्या दे रखी है, तो उसमें से द्रव्यमान निकाल सकते हैं क्या? देखो, द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर रो वी। रो क्या है, घनत्व, v क्या है, आयतन। रो आपको पता है कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये 10⁻³ हो जाएगा v। अब ये कैसी है, एक गोलाकार बूंद कैसी होती है, गोल होती है, उसका आयतन तुमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर दे रखा है, आर का मान रखेंगे, पाई तो तुमको पता है, ये द्रव्यमान मिल जाएगा। बस द्रव्यमान को यहाँ पे रख देंगे तो कार्य मिल जाएगा पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले में भी गुरुत्वीय बल तो mg ही लग रहा है, वो यहाँ पर भी mg लग रहा है, वो यहाँ पर भी mg लग रहा है, यहाँ पर भी। पूरे यात्रा के दौरान गुरुत्वीय बल mg ही है। ये ऊपर वाली दूरी 250 है, नीचे वाली भी 250 है। तो पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में गुरुत्वीय बल क्या होगा, एक समान है, और दूरी एक समान है, तो कार्य भी क्या होगा, एक समान होगा गुरुत्वीय बल के द्वारा। ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे, घनत्व, जल का घनत्व सबको ये याद होना चाहिए। घनत्व का मतलब होता है कि अगर मैं 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का कोई एक टंकी बनाऊं, यानी कि घन की टंकी बनाऊं, घनाकार, तो इसमें 1000 kg पानी जाएगा, 1000। ठीक है, बस यहां से याद रख लो। ये इसका आयतन कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो, बस। तो ये इसका घनत्व हुआ। आयतन निकाल लो फिर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख के इतना आपका आयतन आया। तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन तुमको पता चल गया यहाँ से, और घनत्व 10⁻³ होता है, तो ये क्या आ गया, द्रव्यमान। तो अब बूंद पर गुरुत्वीय बल निकाल लेंगे, mg। m यहाँ से रखा, ये निकाल रखा, g का मान 9.8, ये बल आ गया। अब पहले ही भाग में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 500/2, 250, क्योंकि वो आधी दूरी तक तय करने की बात हुई है। तो कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, दोनों एक ही दिशा में है, cos 0 1 हो गया, तो बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन, तो 820 गुणा 10⁻⁻4, यानी 0.082 जूल आया। ये किसके लिए, पहले के लिए, प्रथम
भाग में, और दूसरे भाग में भी उतनी ही रहेगी, इतना ही दूसरे भाग के लिए भी आएगा। अब दूसरा इसमें बोल रहा है कि संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे दो चीजें काम हो रही हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है तो वो भी काम कर रहा है, और दूसरा प्रतिरोधी बल, यानी कि ये जो हवा है इसके घर्षण बल की वजह से घर्षण बल ऊपर की तरफ लग रहा है और ये बूंद नीचे आ रही है तो वो भी काम कर रहा है। भले ही उसका काम माइनस में है, काम तो है, तो वो निकालना है कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कुल कार्य कितना हुआ। तो कुल कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकलेगा? तो अंतिम गतिज ऊर्जा कि जब ये चीज यहां पर पहुंची है, जमीन पे पहुंच गई, तब गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ mv²। v दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी है? तो यहां पर तो वेग 0 है, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया हाफ mv² माइनस 0। ये क्या हुआ? कुल कार्य। अब ये जो कुल कार्य है ये दो चीजों की वजह से हुआ है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक प्रतिरोधी बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य हमको पता चल गया है, यहां से यहां तक कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ, दो टोटल जोड़ दो। ये गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य मिल गया, और प्रतिरोधी बल का कार्य वो हमको निकालना है। तो प्रतिरोधी बल का कार्य क्या हो जाएगा? तो कुल कार्य में से गुरुत्वाकर्षण के कार्य को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रतिरोधी वाले का कार्य मिल जाएगा। बस इतना सा करना है। तो ये हम कैसे करेंगे देखो। तो पहले तो वो चीज की दूसरे भाग के लिए भी क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा। अब प्रारंभिक वेग यहां से जब ये नीचे गिर रही है तो प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग 10 है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि वो क्या होगा? अंतिम ऊर्जा गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभिक तो 0 है, अंतिम हाफ mv², m की जगह उसका द्रव्यमान पहले निकाल रखा है जो, और v की जगह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये 10 मीटर प्रति सेकंड से टकरा रही है जमीन से। तो ये आया कुल गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी कि पहले आधे भाग में और दूसरे आधे भाग में दोनों को योग कर दिया, तो इतना कार्य किया किसने? गुरुत्वीय बल द्वारा। अब तो प्रतिरोधी बल द्वारा कितना कार्य होगा? तो कुल कार्य जो हुआ है, यानी कि ये इसमें से इसको घटा देंगे, तो कुल कार्य हुआ है 0.00 ये 1675, और इसमें से गतिज ये गुरुत्वीय बल के कार्य को घटा देंगे तो ये आएगा माइनस में। माइनस में क्यों आएगा? आप जानते हो कि प्रतिरोधी बल ऊपर की तरफ लग रहा है और बूंद नीचे आ रही है, दोनों के बीच में कोण कितना हुआ? 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस में आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक है। तो ये चीज आपको समझ आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां सवाल है कि किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल यानी 200 मीटर प्रति सेकंड से वापस लौट जाता है। तो क्या इस संघट में संवेग संरक्षित है? यह संघट प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ? तो पहली बात तो इसमें जो है संवेग संरक्षित है। कैसे? देखो, तो यहां पर कोई कण आ रहा है, ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए v चाल से आ रहा है, यानी कि ये 200 मीटर प्रति सेकंड। अब यह इतना ही कोण बना के v चाल से वापस चला गया। तो चूंकि संवेग प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट में नियत रहता है ना, या चाहे वो प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, संवेग तो नियत रहेगा। तो इसलिए संघट में रेखी संवेग क्या है? नियत रहता है, रेखी संवेग। अब आते समय में चाल और जाते समय में चाल दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या हुई? इसकी नियत हुई।
v नहीं बदल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, तो इसलिए क्या होगा, ये संघट कौन सा होगा, प्रत्यास्थ। गतिज ऊर्जा नियत रहती है तो कौन सा संघट होता है, प्रत्यास्थ संघट होता है, तो ये प्रत्यास्थ संघट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी, पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी से 40 मीटर ऊपर हो तो और पंप की दक्षता 30% हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी पावर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो कि यहाँ कोई पंप लगा हुआ है और यहाँ से पाइप लगा के ऊपर टंकी भरी जा रही है, ठीक बात। तो सबसे पहले तो ये टंकी भरने में कितना कार्य हुआ वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि यह कितना द्रव्यमान हमने और कितनी ऊंचाई तक चढ़ाया, mgh, यही तो कार्य हुआ। mg यानी कि बल, h यानी कि ऊंचाई। तो हमने कितना द्रव्यमान पानी यहाँ चढ़ा दिया और कितनी ऊंचाई तक चढ़ाया, 40 मीटर, तो इतना कार्य हुआ। और कार्य बटे समय क्या होता है, पावर, उतनी पावर यानी कि शक्ति लगी। पहले ये निकालेंगे कि कितनी शक्ति लगी और कितना कार्य हुआ। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें दे रखी हैं, द्रव्यमान नहीं दिया है, निकाल सकते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर रो v, रो आपको पता है 10⁻3, v आपको दिया हुआ है, m निकल जाएगा और mgh में से कार्य निकल जाएगा, इतना कार्य हुआ। तो अब पावर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। समय कितना दे रखा है, 15 मिनट, इसको सेकंड में बदल लेंगे तो पावर निकल जाएगी यहां से, ठीक। mgh बटे में 15 गुणा 60, ये पावर आई। अब एक दूसरी चीज, दक्षता 30% है। 30% दक्षता का मतलब होता है हमने इसको जितना इनपुट दिया, इनपुट माना कि जैसे हमने इस पंप को 100 वाट का इनपुट दिया और इसने हमको काम करके दिया 30 वाट, है ना, काम करके कितना दिया, 30 वाट। तो हम बोलेंगे कि इस पंप की दक्षता कितनी है, 30% है। तो बाकी की ऊर्जा कहाँ गई, तो बाकी की ऊर्जा इसका हीटिंग में और इसके अंदर जो पार्ट्स घूम रहे हैं उसमें खर्च हो गई, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 वाट दिया तो ये 100 वाट कार्य करके देगा, नहीं, 100% नहीं होती है। तो अब 30% इसकी दक्षता है, तो हमको निकालना है कि हमने इनपुट में कितना दिया, ये कितना दिया। हमको पता चल गया कि इसने कितना कार्य करके दिया और कितना पावर करके दिया है आउटपुट में, ये आउटपुट पावर है mgh बटे 15 गुणा 60। तो दक्षता यानी कि दक्षता का मात्रक होता है ईटा बराबर आउटपुट पावर यानी कि निर्गत शक्ति बटे इनपुट पावर। इनपुट पावर कौन सी है वो हमको निकालना है, इनपुट पावर गुणा 100%, ये होती है दक्षता। अब आउटपुट पावर हमको यहां से पता है कि इतना पावर इसने लिया है, इतना पावर का काम करके दिया है हमको, और ईटा हमको पता है 30% है। हमको क्या निकालना है कि हमने कितना इसको दिया, तो मान रख के निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालना है इसको, इस तरह से। पहले टंकी का आयतन हमको दे रखा है, घनत्व तो हमको पता है, टंकी में भरे जल का द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व, तो ये द्रव्यमान निकल गया। अब h ऊंचाई तक इसको चढ़ाया तो कार्य कितना हुआ, mgh के बराबर, तो ये कार्य हुआ। और ये कार्य करने में कितना समय लगा, 15 मिनट यानी 900 सेकंड। तो अब कितनी शक्ति मिली, कितना शक्ति का कितना पावर मोटर ने दिया आउटपुट, तो किया गया कार्य बटे लिया गया समय, तो कार्य बटे समय, तो इतनी पावर आ गई। आउटपुट पावर, इसको निर्गत शक्ति बोलेंगे। पंप ने इतना दिया करके दिया,
पंप की दक्षता कितनी है? दक्षता बराबर निर्गत शक्ति यानी कि आउटपुट पावर बटे आरोपित शक्ति इनपुट पावर गुणा 100। तो यहां से हमको क्या निकालना है? आरोपित शक्ति निकालना है, ये हमको पता है, निर्गत वाला ये है, और दक्षता हमको दे रखी 30। तो यहां से इसको इधर ले लो तो ये ईटा यहां पे चला जाएगा। अब मान रखो ये कितना है? 13.07 किलोवाट में बदला है, तो आंसर हमारा किलोवाट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको वाट में रखना है, ये वाट में रखो तो आपका आंसर भी वाट में आएगा लास्ट में। तो ये रखा, ये 30 रखा और ये 100, तो इसको काट पीट करके 43.6 किलोवाट। तो इतना हमने उसको दिया इनपुट में। इनपुट में कितना दिया? 43.6, और हमको कितना उसने पावर दी आउटपुट में? 13.07। तो बाकी की कहाँ गई? क्योंकि 30% तो दक्षता है, तो बाकी का क्या हुआ कि मोटर को घुमाने में गर्म हो गया, वो सब हीटिंग वगैरह में खर्च हो गई है। अगला सवाल 16वां प्रश्न है, दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है, यानी कि ये दो, ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक जैसी हैं और घर्षण रहित मेज पर हैं। इसके साथ समान द्रव्यमान का, इसके बराबर का द्रव्यमान का ये एक बॉल बेयरिंग को v चाल से गतिमान है, ये v चाल से इधर आ रहा है और इनके साथ ये टकराएगा, ठीक है। यदि संघट्ट प्रत्यास्थ हो तो संघट्ट के पश्चात, है ना, ये टकराएंगे और टकराने के बाद कौन सी स्थिति संभव है ये पूछ रहा है। ये ऐसा होगा यानी कि ये टकराएगा तो ये वाला यहाँ पर रुक जाएगा और ये दोनों v/2 वेग से आगे निकलेंगे, ऐसा होगा। या फिर ऐसा होगा कि ये आएगा और ये पहला वाला दूसरे के साथ चिपकेगा और वहीं पे रह जाएंगे दोनों, और तीसरा वाला आगे निकल लेगा v वेग से, ऐसा होगा। या तीसरा वाला होगा कि ये आएगा और फिर यहाँ पे टकराएगा और तीनों चिपक के एक साथ आगे बढ़ेंगे v/3 वेग से, या ऐसा होगा। तीन चीजें पूछ रहा है ये। और कब संघट्ट प्रत्यास्थ होगा इसमें से? तो प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए आपको पता है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, यानी कि संघट्ट से पहले यहां पर इस निकाय की गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के बाद इस निकाय की गतिज ऊर्जा। जिस केस में बराबर होगी, जिस केस में इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, और वो गतिज ऊर्जा जब इसके बराबर आएगी जिसकी भी गतिज ऊर्जा, तो वो वाला प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। तो देखो, पहले संघट्ट से पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लो। माना कि सबका द्रव्यमान m है, तीनों एक ही जैसी हैं, तो पहले वाले की गतिज ऊर्जा हाफ mv²। अब ये दोनों तो रुके हुए हैं, तो हाफ m0² हो जाएगा दोनों के लिए। तो संघट्ट से पहले कितनी गतिज ऊर्जा आई? हाफ mv²। इतनी गतिज ऊर्जा आई संघट्ट से पहले। संघट्ट के बाद ये वाला केस लेते हैं अब, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी और इसकी, तीनों की निकालते हैं उसका योग। तो पहले वाले के लिए तो 0 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले की हाफ m। अब दोनों v/2 वेग से जा रहे हैं तो v/2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले की हाफ m v/2 का स्क्वायर, ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा? v²/4, v²/4 हो जाएगा दोनों में, तो आधा आधा एक हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे जोड़ेंगे? ये हो जाएगा mv²/4, ये आधा आधा एक बन गया, ये mv²/4, mv²/4 ये कॉमन ले लिया, सिंपल। अब ये पहले वाले की, तो यहां पर हाफ mv², यहां पे mv²/4, तो पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरे वाले में, अब दूसरे वाले में क्या हुआ? ये दोनों रुक गए हैं, इनका वेग 0 हो गया, तो गतिज ऊर्जा 0। ये v वेग से जा रहा है, यानी कि हाफ mv², तो कितना हुआ टोटल? हाफ mv² हुआ। तो ये पॉसिबल है दूसरा वाला।
तीसरे में टकरा के तीनों v/3 से जा रहे हैं। तो मतलब पहले वाले की गतिज ऊर्जा हाफ m v/3 का स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ m v/3 का स्क्वायर, क्योंकि तीनों का द्रव्यमान समान है, तीसरे वाले का हाफ m v/3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा देखो mv²/6, यानी कि ये 3 है तो 3 गुणा 1/2 mv²/9, तो mv²/6 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इसमें से सिर्फ द्वितीय स्थिति है जब संघट से पहले की गतिज ऊर्जा और संघट के बाद की गतिज ऊर्जा समान आ रही है, तो सिर्फ दूसरा वाला ही पॉसिबल है, बाकी नहीं है, दूसरा वाला प्रत्यास्थ संघट है। अगला सवाल 17वां क्वेश्चन है कि किसी लोलक के गोलक A को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाता है। तो यानी कि ये एक गोलक है लोलक का, इसको 30 डिग्री से ऐसे छोड़ा जाता है और यहाँ पर मेज पर दूसरा गोलक B से टकराता है जो इसी के द्रव्यमान का है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी m है, ठीक है, और ये इसके साथ एक प्रत्यास्थ संघट करता है। तो अब इस संघट के बाद ये A वाला गोला कितना ऊपर उठेगा, ये उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा या कम जाएगा या पीछे आ जाएगा, क्या होगा ये बताना है। तो आपने एक चीज पढ़ रखी होगी, जब एक m द्रव्यमान का कण स्थिर है यानी कि इसका वेग 0 है और दूसरा एक m द्रव्यमान का कण इसकी तरफ v वेग से आ रहा है, तो क्या होता है कि ये आता है इसके साथ प्रत्यास्थ संघट करता है, तो क्या होगा टक्कर के बाद ये A मान लो, ये B मान लो, तो A वाला यहां पर आके रुक जाएगा और B वाला आगे निकल जाएगा। किस वेग से, जो वेग इसका था ना A वाले का वो B को मिल गया, तो ये V वेग से आगे निकल गया और इसका वेग 0 हो गया। ये कब होता है, प्रत्यास्थ संघट में। कब होता है, जब दोनों का द्रव्यमान एक समान हो तब होता है। तो अब इस स्थिति को देखो, यहां पर ये m द्रव्यमान का A कण है और ये m द्रव्यमान का B वाला स्थिर है, ये कुछ वेग से आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जब पहुंचता है इसका वेग बढ़ता जाता है, तो सपोज करो कि A जब इससे टकराता है उसका वेग v है। तो अब क्या होगा, संघट प्रत्यास्थ है तो ये जो A का वेग है पूरा का पूरा ये B को मिल जाएगा, तो और B वाला v वेग से आगे बढ़ जाएगा और A वाला यहां पर आके स्थिर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेगा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे हम, गोलक A के वेग से गतिमान हो जाता है कौन, गोलक B। तो अतः गोलक A संघट के पश्चात ऊंचा नहीं उठेगा, वो यहां पर स्थिर हो जाएगा, B की जगह ले लेगा और B वाला A के वेग से आगे बढ़ जाएगा। बस। अगला सवाल है अब 18वां, किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है, यानी कि ऐसा एक लोलक है और यहां से इसको छोड़ा जाता है, इस तरह से इसको छोड़ेंगे नीचे की तरफ, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर बोल रहा है। तो अब तो निम्न बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी, तो जब ये यहां पर आएगा, यहां पर पहुंचा, तो इसकी चाल क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है, यानी कि इसकी जो ऊर्जा है, अब इसको गोलक को हम ऊपर लेके गए हैं कुछ ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है, तो ये यही है 1.5 मीटर। उस ऊंचाई तक लेके गए हैं तो इसके पास कुछ ऊर्जा है, ठीक है, वो ऊर्जा कितनी है, mgh के बराबर। तो अब ये जब नीचे गिरेगा, इस बिंदु तक वापस आएगा, तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा किस में खर्च हो जाती है,
गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ये यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, और यहाँ पे पहुंच के किस में बदल जाती है, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो अगर कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं है, यानी कि वायु का प्रतिरोध नहीं है, तो पूरी की पूरी mgh यानी कि इसका 100% हिस्सा यहाँ पर गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv² में बदल जाएगा। पर ये बोल रहा है कि 5% ऊर्जा खर्च हो जा रही है, तो इसका सिर्फ 95% यहाँ पहुंचेगा। तो ये हाफ mv² बराबर क्या होगा, 95% किसका, mgh का। तो mgh निकालेंगे पहले, उसका 95% निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे, बराबर हाफ mv²। और हमको क्या निकालना है कि यहाँ पर कितनी चाल होगी, यानी कि v निकालना है, तो v निकाल लेंगे, सिंपल है। m से m कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, gh बचेगा, है ना। तो ये 95% यानी कि 95/100। तो इस तरह से, और पहले ये ऊंचाई दे रखी है, तो mgh निकाल लो पहले कि यहाँ पर कितनी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा mgh, तो ये आ गई mgh। अब b पर गतिज ऊर्जा, यहाँ पर कितनी गतिज ऊर्जा होगी, हाफ mv², ये क्या है, 95% है, 95/100 गुणा mgh, ठीक। और यहाँ से हमको क्या चाहिए, हाफ mv² v चाहिए, तो m से m कट हो गया, तो v बराबर ये 2 यहाँ पे चला गया, स्क्वायर रूट हो गया पूरा इसका, तो ये मान रखेंगे सबका, तो 5.28 मीटर प्रति सेकंड इतना वेग यहाँ पर होगा इसका, इतनी चाल होगी इस तरफ को, लोलक के गोलक की। अगला सवाल 19वां, 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 केजी रेत का बोरा लिए हुए किसी घर्षण रहित पथ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इस कुछ समय पश्चात बोरे के किसी छिद्र से रेत 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकलकर ट्रॉली से फर्श पर रिसने लगती है। तो रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी। ठीक है, तो एक ट्रॉली है, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस पर रेत का बोरा रखा हुआ है, इसमें रेत भरी हुई है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद यहाँ पर ये कुछ छेद हो जाता है। ठीक है, छेद हो जाता है किसमें, रेत का जो बोरा रखा है उस पर। तो उस पर से रेत 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। इसमें से ट्रॉली के फर्श में रिस रही है ये। तो अब ये बोल रहा है कि रेत का बोरा अब खाली हो गया कुछ देर बाद, तो ट्रॉली की चाल क्या होगी। फिर रेत का बोरा यहां से खाली हो गया, पूरा ट्रॉली में पहुंच गया। तो देखो कि ये रेत जब यहां से रिस के ट्रॉली के यहां पर आई, तो इस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है बाहर से, है ना। तो ये अभिलंब बल जो लग रहा है, पहले जो लग रहा था अभिलंब ट्रॉली का, ये कुल द्रव्यमान mg नीचे की तरफ और उतना ही अभिलंब बल ऊपर की तरफ पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है उतना ही, है ना, क्योंकि द्रव्यमान तो वही है। ट्रॉली में से तो द्रव्यमान कम नहीं हुआ है पूरे निकाय का, तो बाह्य बल कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो वेग जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं बदला, है ना। क्योंकि पहले भी जो रिएक्शन फोर्स था वो mg था, अभी भी वही है। तो इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि कोई बाह्य बल आपतित नहीं होता है, अतः ट्रॉली की चाल अपरिवर्तित रहेगी। अगला सवाल है, अब 20वां सवाल है कि 0.5 केजी द्रव्यमान का एक कण v बराबर ax की घात 3/2 वेग से सरल रेखी पथ में गति कर रहा है ना। इतना वेग दे रखा है, जो वेग क्या है, x का फलन है, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ेगा इसका वेग भी बढ़ जाएगा। तो अब सरल रेखी गति में कार्य कर रहा है, तो a का मान यहां पर दे रखा है इन्होंने कि 5 है। अब x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। क्योंकि ये एक त्वरित गति है तो बल लग रहा है,
तो जिसकी वजह से इसका विस्थापन हो रहा है, वायु बल को ही लग रहा है इस पर ऊपर, तभी त्वरण आएगा, है ना। तो हमको निकालना है कि कार्य कितना हुआ x बराबर 2 से x बराबर 0 से x बराबर 2 पर, यहां से यहां गया। तो हमको पता है कार्य क्या होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही किया गया कार्य होता है। तो अगर हम लोग अंतिम गतिज ऊर्जा, यहां पर कितनी गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर कितनी गतिज ऊर्जा है, ये दोनों निकाल के इन दोनों को माइनस कर दें तो किया गया कार्य निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, हाफ mv²। यहां पर भी हाफ m, इसको v0 ले लेते हैं क्योंकि प्रारंभिक है। तो अब हमको m पता है, हाँ पता है, हमको v पता है, v के लिए हमको फॉर्मूला दिया है, तो इस पर से हम v निकाल के यहां रखेंगे। तो a का मान तो हमको दिया ही हुआ है 5, तो x बराबर पहले 0 रखेंगे, इसके लिए x बराबर 0 रखेंगे तो वेग 0 हो जाएगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी प्रारंभिक। अब x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 की घात 3/2, तो ये वेग मिल जाएगा, a तो हमको पता है, तो इसके लिए हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा परिवर्तन, और वही किसके बराबर होगा, कार्य के। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, x बराबर 0 पर वस्तु का वेग, तो ये v1 5 गुणा 0 0, और x बराबर 2 पर वस्तु का वेग, तो 5 गुणा 2 की घात 3/2, इतना वेग आया। अब किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य ऊर्जा प्रमेय है ये। तो हाफ mv2² माइनस हाफ mv1², ये m कॉमन ले लिया, हाफ भी कॉमन ले लिया, v2² माइनस v1², v1² 0 है, v2² का मान रखा, v2 का मान रखा, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका इस तरह से 50 जूल कार्य आएगा। यही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अगला सवाल, अब 21वां सवाल है कि किसी पवन चक्की के ब्लेड का क्षेत्रफल a के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर्व करता है। यदि हवा v वेग से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है तो t समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या होगा, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, और मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो ये a दे रखा है, ये v दे रखा है, और घनत्व दे रखा है हवा का, तो उत्पन्न विद्युत शक्ति हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको क्वेश्चन थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं पानी की पाइप का। तो जैसे ये एक पानी की पाइप है और यहां से पानी इस तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये पानी की चाल मान लो कि 2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब इसका पाइप का कुछ क्षेत्रफल है, 5 मीटर स्क्वायर है, ऐसा क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब मेरे को बताना है कि प्रति सेकंड यहां से कितना पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है। तो देखो, अब यहां से पानी निकल रहा है, तो ऐसा सपोज करो कि यहां से ये पूरा पानी निकला बाहर, तो इसने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 2 मीटर, क्योंकि इसका वेग कितना है, चाल कितनी है, 2 मीटर, तो 2 मीटर। ये एक मैं इमेजिनरी काल्पनिक वो बना रहा हूं, सिलेंडर जैसा। ऐसा ही एक सिलेंडर निकलेगा 1 सेकंड में, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5 मीटर स्क्वायर। तो हर 1 सेकंड में यहां से ऐसे सिलेंडर निकल रहे हैं पानी के, इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। तो अब इस सिलेंडर का द्रव्यमान कितना होगा, तो आयतन निकाल लो पहले। आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो 5 गुणा 2, ये क्या हुआ, इसका आयतन। अब द्रव्यमान निकालना है तो रो इंटू आयतन, रो होता है 10⁻³ और ये है, तो इतना द्रव्यमान प्रति सेकंड यहां से निकल रहा है। फिर से देखो, यहां पर पानी आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ऐसे बह रहा है।
और इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो अब दिमाग में ऐसा सोचो कि यहाँ से पानी किस तरह से निकल रहा है। वैसे तो पानी नीचे गिर रहा है, तो ऐसा सोचो कि यहाँ से एक सेकंड में 2 मीटर लंबा एक पानी का पाइप निकल जा रहा है, 2 मीटर लंबा, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 5 मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसा एक पूरा सिलेंडर निकल गया एक सेकंड में। फिर अगले सेकंड में ऐसा ही दूसरा सिलेंडर निकलेगा पानी का, तीसरा सिलेंडर निकलेगा, है ना। तो ये इसका आयतन निकाल लो, 5 गुणा 2, और उसको रो के साथ गुणा कर दो, द्रव्यमान मिल जाएगा। यही चीज यहां पर बोल रहा है। तो पवन चक्की है, अब ये पाइप की जगह पवन चक्की आ गई, पानी की जगह हवा आ गई। ठीक, तो अब इसका वेग, पवन चक्की का, हवा का वेग v है, और उसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पवन चक्की का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो प्रति सेकंड में कितना आयतन जाएगा? तो v गुणा a, ये v क्या है? वेग है प्रति सेकंड में, यानी कि ये वेग और ये गुणा आयतन। तो t समय में कितना जाएगा आयतन? तो t समय में गुणा t कर देंगे। तो इतना आयतन है तो द्रव्यमान कितना जाएगा? तो m बराबर रो गुणा आयतन होता है, तो इसको गुणा कर दो रो के साथ, तो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना। तो ये m मिल जाएगा। दूसरा क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो आपको पता ही है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। m आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ये रख देंगे, v वेग दे रखा है इसका, v ये रख देंगे, गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखो पहले कि प्रति सेकंड पवन चक्की से गुजरने वाली हवा का आयतन कितना है? एरिया इंटू वेलोसिटी, AV, ये बता दिया है मैंने आपको। तो t सेकंड में गुजरने वाली हवा का आयतन AVT, ये वेग है। अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा? AVT गुणा रो यानी कि घनत्व। तो ये हुआ पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, तो m की जगह क्या रख दो? AV रो t गुणा v स्क्वायर। तो v क्या हो जाएगा? v क्यूब हो जाएगा, रो t a। अब तीसरा बोल रहा है कि मान लीजिए कि पवन चक्की की हवा 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी कि ये जो इसने गतिज ऊर्जा बनाई, तो इसका 25% जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो इसका विद्युत ऊर्जा में कितना रूपांतर होता है? 25%। तो इसका 25% निकाल लो पहले। तो 25/100 गुणा 1/2 AV क्यूब रोटी, तो 1/8 AV क्यूब रोटी हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, यानी ऊर्जा मतलब कार्य बटे समय, कार्य करने की दर। तो ऊर्जा कितनी है? ये है, तो बटे में t कर दो, t, तो ये t से ये t कट हो गया, तो ये कितना बचा? 1/8 AV क्यूब रो। ठीक है, तो अब a का मान रखो, v का मान रखो, रो का मान रखो, तो ये शक्ति निकाल लो। तो शक्ति कितनी आएगी आपकी? AV रो दे रखा है, तो शक्ति आ गई 4500 वाट, 4.5 किलो वाट। ठीक है, अगला सवाल। अब 22वां सवाल है, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 केजी द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक 1000 बार उठाता है। ठीक है, 1000 बार ऊपर उठा रहा है उसको। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा क्षयित हो जाती है। अब वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी कि वो h ऊंचाई तक उठा रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा? mgh, है ना। mg क्या हुआ? बल हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का, उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और h क्या है? ऊंचाई है, और कितनी बार ले जा रहा है? 1000 बार गुणा 1000, इतना कार्य उसने किया। अब यह कार्य करने के लिए कहीं से तो ऊर्जा आएगी,
ठीक है, ये ए का आंसर हो गया। अब बी में क्या बोल रहा है कि यदि 3.8 गुणा 10 की घात 7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करती है, यानी कि जो वसा है, जो चर्बी है, उसमें 3.8 गुणा 10 की घात 7 जूल ऊर्जा होती है 1 किलो चर्बी में। अब इसमें से सिर्फ 20% जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि इसका 20% ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये बोल रहा है कि यह 1000 बार इसको ऊपर उठाने में कितना ऊर्जा, वसा का, कितना चर्बी का क्षय करता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर वो 100% यांत्रिक कार्य कर रहा है तो वह 20% ही ऊर्जा का, यानी कि वसा का क्षय होगा, उसमें वसा, उसकी चर्बी कम होगी 20% ही। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं हम। तो पहले तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य mgh और गुणा n। तो n कितना 1000 बार ले रहा है वो, m का, g का और h का मान रखो, इतना कार्य हुआ। अब प्रति किलोग्राम वसा द्वारा दी गई ऊर्जा है ये 3.8 गुणा 10 की घात 7। तो प्रति किलोग्राम वसा द्वारा दी गई यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, उसके द्वारा 20% ही दी जाएगी, यानी कि आप 100% वसा का खर्च करोगे तो उसमें से यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, 20% ही होगी। तो इसका 20% निकाल लेंगे। अब व्यक्ति द्वारा प्रयोग में की गई वसा, तो कार्य कितना किया है, ये कितना 49,000 जूल, और बटे में क्या कर देंगे कि कितनी यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, यानी कि अगर ये इतना यांत्रिक कार्य करेगा तो 1 किलो वसा जाएगी। तो कुल कार्य कितना हुआ 39,000, और बटे में ये, तो ये 6.45 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम चर्बी कम होगी। अगला सवाल करते हैं अब। 23वां क्वेश्चन है कि कोई परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करता है, यानी कि एक परिवार को 8 किलोवाट विद्युत ऊर्जा चाहिए। अब किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर 200 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई सतह है, वहां पर जो किरण, सूर्य किरण पड़ रही है, तो उससे प्रति मीटर स्क्वायर में कितनी है, 200 वाट। अब यदि इस ऊर्जा का 20% हिस्सा हम किस में बदल रहे हैं, इसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, सिर्फ 20% ऊर्जा। जैसे एक कोई इतना क्षेत्रफल है, तो इसमें 200 वाट क्या निकल रही है, सोलर एनर्जी पड़ रही है। तो इसमें से विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी रूपांतरित होगी, सिर्फ 20%, इसका 20%। ठीक है, तो अब 8 किलोवाट ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि 8 किलोवाट की विद्युत आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि प्रति वर्ग मीटर में कितनी विद्युत ऊर्जा निकल रही है, मतलब 20% किसका, 200 का। ठीक है, तो 200 वाट का 20% निकालेंगे, तो इसका मतलब, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर में कितनी सौर ऊर्जा है, 200 वाट, और उसका 20% ही किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो विद्युत ऊर्जा में इतना रूपांतरित होगा 20% 200 वाट का, यानी कि 40 वाट। तो अब अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर जगह है, 1 वर्ग मीटर, उसमें से आप 40 वाट बना सकते हो। तो 8 किलोवाट बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर चाहिए, तो बटे में 40 कर देंगे। इतना मीटर स्क्वायर हमको जगह चाहिए, इतना वर्ग मीटर की जगह चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो ये 1 वर्ग मीटर में, प्रति वर्ग मीटर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा 40 वाट आ गई है, क्योंकि इसका 20% निकाला 200 वाट का। अब 8 किलोवाट विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, तो 8 किलोवाट बटे 40 वाट, तो दोनों को भागा किया तो 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि 200 वर्ग मीटर जगह की जरूरत है।
तो अब इसकी तुलना यानी कि जो नॉर्मल जो छत होती है वो हमारी कितनी होती है 250 मीटर स्क्वायर, तो लगभग उसके ये समान है। तो 250 मीटर स्क्वायर का अगर कोई छत है तो उसमें लगा के हम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो टोटल इतने क्वेश्चन थे इसमें। थैंक यू।